Yes, Coming. Student, थैंक यू सर। आप इंजीनियर हैं, यस सर। 2015 में आपने किया है और झारखंड के रहने वाले हैं आप। ज्योग्राफी आपका ऑप्शनल है। यस सर। क्या कर रहे हैं वर्तमान में? सर 2015 के बाद जब मैंने इंजीनियरिंग किया उसके बाद मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो विगत 7 वर्षों से क्या कर रहे हैं? सर मैं सिविल सर्विसेज की डेडिकेटेड तौर से तैयारी कर रहा हूँ। तो अभी तक क्या क्या उपलब्धियां रही हैं? सर मैं यूपीएससी का 2 बार मेंस लिखा हूँ और जीपीएससी का मैं इंटरव्यू तक गया हूँ और ये बिहार का मेरा पहला इंटरव्यू। अच्छा, तो झारखंड के आप निवासी हैं, बिहार में बाढ़ग्रस्त एरिया में आपकी ड्यूटी होगी, कैसे करेंगे? सर ऐसे मूलतः मैं बिहार का ही रहने वाला हूँ और मेरे फादर्स झारखंड चले गए थे और बिहार में जो बाढ़ की समस्या है उसका तो समाधान मैं करने का पूरा प्रयास करूँगा और जो कि बाढ़ की समस्या है इसके लिए 2-3 तरह का जो प्रयास है मैं करूँगा। जैसे कि जो इम्बैंकमेंट का प्रॉब्लम है, देखा जा रहा है कि जो बाढ़ जो आ रही है इम्बैंकमेंट टूटे हुए हैं, बहुत जगह रिपेयर नहीं है, बहुत जगह इम्बैंकमेंट नहीं है, तो इम्बैंकमेंट बनाया जाएगा। और दूसरी एक समस्या है कि जो बिहार की नदियाँ हैं वो अपने साथ गाद बहुत लेके आती है, तो जो गाद की जो समय समय जब बाढ़ आने का जब टाइम होता है उस टाइम में गाद पहले से साफ कराने का प्रोएक्टिव तौर पर झारखंड और बिहार में तुलना करके बताइए, एक तो राजनीतिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर भी, सामाजिक स्तर पर और लैंग्वेज के स्तर पर कंपेयर करके बताइए। एक एक बिंदु लीजिए और कंपेयर कीजिए। सर झारखंड जो कि एक बहुत ही नया राज्य बना हुआ है और बिहार एक पहले से वेल एस्टेब्लिश्ड राज्य है, 1912 में बना है। तो अगर राजनीतिक तौर पे देखा जाए तो झारखंड अभी उतना स्टेबल नहीं रहा है। पहली बार 2014 में जो सरकार बनी थी वो पहली बार पूर्ण अपने 5 साल पूरे कर पाई थी, और जबकि बिहार ऐसा है कि बहुत दिनों से एस्टेब्लिश है, तो वहाँ की जो राजनीति है वो थोड़ी परिपक्व है एज़ कम्पेयर टू झारखंड। और रही इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात, तो जो झारखंड है वहाँ थोड़ा इंडस्ट्रियल बेस है, क्योंकि वहाँ पे प्रचुर मात्रा में मिनरल्स हैं, और जो बिहार की जो इकोनॉमी है वो खास करके एग्रीकल्चर बेस्ड है। तो ये 2 डिफरेंस है। और अगर सामाजिक स्तर पर बात की जाए तो बिहार में, झारखंड में पहले बताऊँगा, झारखंड में आदिवासियों का बहुत बड़ा एक समूह रहता है, 26% के आसपास आदिवासी पॉपुलेशन है, और बिहार में लगभग 1 या 2% के आसपास एसटी पॉपुलेशन है जो शेड्यूल टाइप है। और बाकी बिहार और झारखंड में जो पिछड़ी जाति के जो दोनों 50% 60% के आसपास ऐसी जनसंख्या है। और सर बाकी मैं प्रश्न फिर से ठीक है, कोई बात नहीं। कहा जा रहा है कि बिरसा मुंडा की प्रासंगिकता आज ज़्यादा बढ़ गई है, इसका क्या मीनिंग है? यानी अब फिर से बिरसा मुंडा को होना चाहिए? सर बिरसा मुंडा सर मैं इस पे कुछ असहज महसूस कर रहे हैं। कोई बात है। उल गुलान क्या है? सर बिरसा मुंडा के द्वारा 1896 में एक विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ शुरू किया गया था, उसको उल गुलान का संज्ञा दिया। नैतिक अर्थव्यवस्था का संकट क्या है? सर इंग्लिश में मोरल इकोनॉमी। सॉरी सर आप इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी और साइंस में क्या फर्क है? किसी को बी बोलते हैं, किसी को बीटेक बोलते हैं, ऐसा? सर बी जो है वो सिर्फ टेक्नोलॉजी की पढ़ाई है, पर जो बीटेक है वो एक अप्लाइड पार्ट है। अच्छा, तो ये थोड़ा अंतर है बी और बीटेक में। फिर तो साइंस का अप्लाइड पार्ट टेक्नोलॉजी है, फिर इंजीनियरिंग क्या है? सर टेक्नोलॉजी का अप्लाइड पार्ट। टेक्नोलॉजी का अप्लाइड पार्ट फिर इंजीनियरिंग। अच्छा ठीक है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कैड कैम आपने पढ़ा है? यस सर। क्या होता है? सर हम लोग सिमुलेशन करके सॉफ्टवेयर के तरीके से हम जो डेवलपमेंट करते हैं, जिसका आज के टाइम में 3D टेक्नोलॉजी में बहुत यूज़ हो रहा है, उसको कैड या कैम होते हैं। एक होता है सिमुलेशन, जैसे कि भारत का न्यूक्लियर टेस्ट हुआ 1998 में, उसमें भी एक सब किलोटन टेस्ट किया गया था सिमुलेशन के लिए।
उससे क्या डेटा, उससे क्या गैदर किया गया और क्यों किया गया? सॉरी सर, मुझे इसके बारे में ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज़्यादा रोल पड़ रहा है, इसका क्या फ्यूचर देखते हैं? सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मैकेनिकल दोनों का जो फ्यूचर है बहुत ही ब्राइट है। जैसे कि आज के टाइम में 3D टेक्नोलॉजी है, तो उसमें आर्टिफिशियली तरीके से मतलब पहले ही डिज़ाइन जो वेल एस्टेब्लिश डिज़ाइन है, जो जिसमें स्ट्रेस स्ट्रेन सारे कुछ बैलेंस हो सके, वो आर्टिफिशियली तरीके से जो मटेरियल है उनका अच्छे से स्टेबिलिटी देखा जाए, तो इससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मैकेनिकल का कॉम्बिनेशन हो सकता है। ठीक है, आप झारखंड से आते हैं। झारखंड में जो भारत में जो कोल है मेनली गोंडवाना कोल है, 98% ऑफ द कोल इज गोंडवाना कोल। तो ये गोंडवाना कोल क्यों कहते हैं? सर, जो मोस्टली जो 98% जो भारत में जो कोल है वो गोंडवाना पीरियड में बना है, और गोंडवाना पीरियड में दामोदर वैली। गोंडवाना पीरियड में, गोंडवाना लैंड वाज द साउदर्न पार्ट ऑफ हेमिस्फीयर और पीरियड मेसोजोइक पीरियड। सर, हाँ, जो भारत का जो टाइम जो स्पैन है उसमें गोंडवाना पीरियड है, और उसमें दामोदर वैली और महानदी वैली और नर्मदा वैली में रिफ्ट हुआ था। उसमें जो जमा हुआ था जो फॉसिल्स, उसके वजह से कोल डेवलपमेंट हुआ है। अच्छा, आपने फॉसिल का नाम लिया। ज़्यादातर फॉसिल फ्यूल में या सभी फॉसिल फ्यूल में कार्बन कॉमन है, ऐसा क्यों? सर, क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सब में एक उसका मूल जो स्ट्रक्चर होता है उसमें कार्बन होता है। जैसे हम भी लिविंग स्ट्रक्चर है, तो जो कोल है वो भी डेड डिकेड मटेरियल से ही बना है, तो इसलिए कार्बन उसमें कॉमन कंपोनेंट है। कैटेनेशन क्या होता है? सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा। सिविल सर्वेंट्स और ब्यूरोक्रेट्स में क्या फर्क है? सॉरी सर, मैं इसके बारे में नहीं जानता। सर, एक तो झारखंड में आप रहे हैं, तो ये बताइए कि भारतीय संविधान सभा में एक ट्राइबल मेंबर झारखंड से थे, जानते हैं? जी सर। क्या नाम था उनका? मरांग घूम के जयपाल सिंह मुंडा। जयपाल सिंह मुंडा। झारखंड के निर्माण में भी उनका कोई रोल है झारखंड आंदोलन के संदर्भ में? जी सर, झारखंड आंदोलन के वो बहुत बड़े नेता रहे हैं, और शुरुआत में 1952 में ही उन्होंने झारखंड पार्टी का फॉर्मेशन किया था, और इनिशियली वो झारखंड के जो मतलब मूवमेंट था सबसे बड़े वो लीडर थे। तभी झारखंड पार्टी है? सर, वो ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है। अच्छा। दूसरा, आप ये बताइए कि झारखंड में जनजातीय कल्याण मंत्रालय होता है, क्या बिहार में भी होता है? नहीं सर। क्यों? सर, ऐसे 2-4 स्टेट हैं, जैसे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, और मेरे स्टेट्स का नाम मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा। अच्छा, क्यों होता है उन स्टेट में जनजातीय कल्याण मंत्रालय होता है, सर? बिहार में नहीं है? उन स्टेट्स में जो आदिवासियों की संख्या है वो बहुत ही ज़्यादा है। ये रीजन है या कुछ और रीजन है? आप परफेक्ट जानकारी है या नहीं है? सर, मुझे इसके बारे में परफेक्ट जानकारी नहीं है। अच्छा, आपने ज्योग्राफी ऑप्शन रखा है ना? ये सेनोजोइक एरा को ह्यूमन एरा भी कहा जाता है। क्या है सेनोजोइक एरा? सर, जो कभी करंट पीरियड चल रहा है वो सेनोजोइक एरा है, और सर इसके बारे में मुझे डिटेल नहीं पता है। अच्छा, तो उसमें एक हमें बात करते हैं, ग्लेशिएशन की बात करते हैं। इसका कुछ पीरियड बताएं ना, ग्लेशिएशन जब हो रहा किस पीरियड में हो रहा? सर, जो आखिरी ग्लेशिएशन जो हुआ था वो 40,000 साल पहले हुआ था। किस पीरियड में हुआ था? एरा को हम पीरियड में विभाजित करते हैं और पीरियड को इपोच में विभाजित करते हैं ज्योग्राफी पढ़ने में। मैं पूछ रहा हूँ कि किस पीरियड में है वो, टर्शियरी या क्वाटरनरी? जो 40,000 पहले है वो टर्शियरी है या क्वाटरनरी? क्वाटरनरी है। अच्छा, हीट बजट आपने पढ़ा है? क्या होता है? सर, हीट बजट जितनी भी इंसोलेशन जो सन रेज आती है और जितनी आउटगोइंग होती है, तो दोनों का जो बजट होता है, मतलब जो बैलेंस होता है, उसको हीट बजट बोलते हैं। उसमें भी कोई परिवर्तन हो रही है या एज इट इज है, बैलेंस है? सर, जैसा कि अभी जो हमारा जो एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, अगर देखा जाए थोड़ा सा स्लाइटली
हमारा जो है हीट बजट इम्बैलेंस हुआ है। इम्बैलेंस हो रहा। तो ये टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग इसका कॉज है? सर ग्लोबल वार्मिंग के बहुत सारे कारण हैं। जैसे कि हमारा खास करके जो फॉसिल फ्यूल का जो बर्निंग होता है उससे ग्रीन हाउस गैस निकलते हैं और ग्रीन हाउस गैस के निकलने से वो जो हीट है, आउटगोइंग जो हीट होती है उसको ट्रैप कर लेता है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी बात कर रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का एक और इम्पैक्ट हो सकता है कि फिर ग्लेशिएशन का पीरियड आ जाए। आपने सुना है क्या? जी सर, मैंने सुना है। कैसे हो सकता है? सर जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है तो टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है और टेम्परेचर बढ़ने से जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जो आइस जमी हुई है तो आइस का मेल्ट के होने की वजह से और वो जब मेल्ट हो जाएगा तो सी लेवल बढ़ेगा, तो इसकी वजह से। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि करंट में UNSC बड़ी चर्चा में थी एक सप्ताह से न्यूज़ में, आपने देखा है, सुना है? सर सॉरी सर, फिर से repeat। UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ये सर क्यों चर्चा में थी इंडिया में खास करके? सर UNSC UN की एक 6 जो बॉडी है उसमें से एक बॉडी है और इसमें 15 मेंबर होते हैं, 5 परमानेंट होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। भारत का चयन 2 वर्षों के लिए 2021 में हुआ था और पहली बार जो इस वाला जो टर्म है, ये जो टर्म है, इस टर्म में भारत को अध्यक्षता मिली है। अध्यक्षता जो मिली है इसका क्या इम्पोर्टेंस है? सर ये लोग चर्चा करें कि भारत पहली बार अध्यक्ष बना है, तो क्या इसका कोई भारत के लिए इम्पोर्टेंस? सर जैसा कि पता है कि UNSC का जो अध्यक्ष होता है जो इस 1 मंथ के लिए होता है, तो सारे वो एजेंडा वो डिसाइड करते हैं कि अब क्या हम एजेंडा रहेगा इस पर UNSC में डिस्कशन का, तो इससे मतलब जो एजेंडा डिसीजन में से फायदा है। अच्छा, एक और क्रिप्टो करेंसी बड़ी चर्चा में है, आपने सुना है क्या? इस भारत के संदर्भ में बताइए कि क्या है भारत में उसके डेवलपमेंट। सर क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में बेस्ड मतलब ऑनलाइन पेइंग चैनल है। भारत में RBI के द्वारा जो क्रिप्टो करेंसी है उसका यूज़ को ब्लॉक कर दिया गया है और फिर भी RBI का एक टारगेट है कि एक अपना खुद का वो ऑनलाइन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेस्ड क्रिप्टो करेंसी को लॉन्च करेगी। एक और चीज़ बताइए, आपकी बिहार सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था में कुछ संशोधन किया है, करेक्ट? एग्जैक्टली बताइए कि क्या संशोधन हुआ है? सर इस सत्र में जो मॉनसून सेशन चल रहा है बिहार विधानसभा में, इस 2006 के जो पंचायती राज एक्ट है उसमें संशोधन किया गया है। जैसे कि कोरोना की वजह से इलेक्शन नहीं हो पा रहे हैं, तो वो एक ग्रुप, एक मतलब मैं ग्रुप याद नहीं कर पा रहा हूँ क्या ग्रुप है, उसके तहत इलेक्शन नहीं होने पे जो भी एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं उनकी जो टाइम स्पैन है वो बढ़ा दी गई है। जब तक इलेक्शन नहीं होगा तब तक जो मेंबर्स थे वो मेंबर कंटिन्यू रहेंगे, ताकि जो पंचायती राज का जो 3 टियर सिस्टम है वो चलता है। और कुछ प्रशासनिक व्यवस्था में जो जिस सेवा में आप जाना चाह रहे हैं उसके तहत इस सेवा में भी कुछ बदलाव किया गया है? सर जैसे कि BPRO एक ब्लॉक पंचायती राज ऑफिसर एक पोस्ट है, कुछ जो पावर्स है वो डिवॉल्व करके जो बिहार प्रशासनिक सेवा के जो अधिकारी हैं उनसे वो डिवॉल्व करके BPRO को दे दिया गया है। अच्छा, बिहार में झारखंड से जब बिहार बढ़ गया तो कौन कौन से मुख्य मिनरल रिसोर्सेज अभी भी बिहार में बचे हुए हैं? बिहार का जो मिनरल जो बेस है वो खास करके सदर्न बिहार में है और लाइमस्टोन और माइका सदर्न बिहार में है, कुछ ही मिनरल्स बचे हैं। झारखंड से भारत सरकार में कोई मंत्री हैं क्या? इस सर 2 कौन है? श्री अर्जुन मुंडा जी, वो क्या मंत्रालय है? और दूसरी मैम है मैं याद कर रहा हूँ, वो कोडरमा की सांसद है श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी। क्या मंत्रालय मिला है? उनका मिनिस्टर ऑफ स्टेट एजुकेशन का मिला हुआ है। और कैबिनेट मंत्री कौन है एजुकेशन में? एजुकेशन में कई मंत्री हैं, हाँ, कौन कौन है? मैं याद नाम मुझे पुरानी मंत्री का वैसे मैं नाम भी रिकॉल नहीं कर पा रहा। कोई बात। आप डॉक्यूमेंट्री देखते हैं, क्या देखा है अभी? सर डॉक्यूमेंट्रीज 2 तरह की डॉक्यूमेंट्रीज मुझे पसंद है, एक तो हिस्टोरिकल और जो करंट इवेंट्स पे है, और अभी फिलहाल में एक जस्ट डॉक्यूमेंट्री आई थी 1232 करके, और वो पलायन की समस्या पे बेस्ड थी और वो 7 मजदूर थे जो नोएडा से सहरसा की तरफ सिर्फ साइकिल से गए थे, उस पर वो बेस्ड डॉक्यूमेंट्री थी।
अच्छा, तो आपको कैसा लगा वो देख करके? किसकी विफलता लगी? प्रशासनिक, राजनीतिक स्तर पर, केंद्र की, कहाँ विफलता नजर आई? सर ये जो सिचुएशन था ये एक बहुत ही अननोन सिचुएशन था, कोई तैयार नहीं था इस सिचुएशन के लिए। तो शुरुआती स्तर में थोड़ी सी कठिनाई हुई, बट बाद में सरकार इसको लेकर बहुत ही प्रोएक्टिव हो गई और फिर मतलब जो पलायन हुआ उसकी तरफ सरकार ने बहुत अच्छे से ध्यान दिया। तो पलायन हो गया तो फिर क्या ध्यान देना था? सर पलायन तो हो गया, उसके बाद क्या ध्यान देना? सर सिर्फ शुरुआती स्टेज में प्रॉब्लम हुआ, बट फिर बाद में सरकार ने आयुष्मान योजना क्या है? और अगर आपके पास कोई व्यवहारिक आपके पास उदाहरण हो तो बताइएगा कि मिलता भी है या नहीं मिलता। सर अगर आपके आगे हो तो हाँ, मुझे बताइए। आयुष्मान भारत के बारे में पता है, पर उसके जो व्यवहारिक जो है वो मुझे पहलू नहीं पता। पहलू अच्छे से मुझे पता नहीं, उसके बारे में मुझे क्या नहीं है। 15th फाइनेंस कमीशन ने जो पॉपुलेशन को आधार माना, उससे बिहार जैसे राज्य को क्या फायदा होगा 2011 के? सर जो 14th फाइनेंस कमीशन था उसने 1971 की जनसंख्या को अपना आधार बनाया था और 10% के आसपास 2011 का भी जनसंख्या था। पर जो 15th फाइनेंस कमीशन है उसने 2011 की जो जनसंख्या थी उसको ही अपना आधार माना। और जैसा कि हमें पता है कि जो बिहार के जो ग्रोथ रेट था 1971 से लेकर 2011 तक, भारत की बिहार की जो जनसंख्या की जो बेस था वो बहुत ही बढ़ गया। इससे बिहार को कुछ हद तक फायदा हुआ है। यानी कि जनसंख्या बढ़ाने से लाभ हुआ। और इंडिया इज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू स्टार्ट पॉपुलेशन कंट्रोल इंक्लूडिंग फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, लेकिन इसके बावजूद भी ये इतना विफल रहा और फिर से ये इनिशिएटिव लेना पड़ रहा है। तो ऐसा ये विरोधाभास क्यों? सर हम लोग पहली कंट्री है जिन्होंने फैमिली प्लानिंग शुरू किया, पर बहुत सारी ऐसी रीजन थे जिसकी वजह से पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हो पाया। और सदर्न स्टेट्स में तो पॉपुलेशन बहुत हद तक कंट्रोल हो गया, वहाँ का टीएफआर अब रिप्लेसमेंट लेवल से भी नीचे चला गया है। पर बिहार में कुछ हद तक अभी है और मुझे लगता है कि हम अगले 10 से 15 सालों में हमारा जो टीएफआर है वो 2.1 जो रिप्लेसमेंट लेवल है वहाँ तक पहुँच जाएगा। ओके। अभी जो यूपी का जो नया कानून लाया जा रहा है पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए, तो उसमें क्या क्या विवाद है और क्यों उस पर शक शुबा है, खासकर मुस्लिम माइनॉरिटीज में? सर हाल में उत्तर प्रदेश सरकार ने नई पॉपुलेशन पॉलिसी लेके आई, न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी 2030, और उसके तहत कुछ मतलब प्रमोशनल और कुछ डिसएडवांटेज दिए गए हैं ज़्यादा अगर किसी को मतलब बच्चे होते हैं। तो ऐसा देखा गया है कि जब भी कोर्सिव मेजर्स होते हैं तो समाज में जो खास करके जो एक महिला वर्ग है उनके साथ भेदभाव बढ़ जाता है और इसके वजह से थोड़ा मतलब विरोध है। और ऐसा माना जा रहा है कि जो 2011 का सेंसस में भी देखा गया था, जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उनका जो टीएफआर जो ग्रोथ रेट है वो एज कम्पेयर टू हिंदू या फिर अदर जो रिलीजन्स थे ज़्यादा है। पर ऐसा देखा गया है कि क्या एसटी से भी ज़्यादा है? मुस्लिम का एससी या एसटी से भी ज़्यादा था उसमें? सॉरी सर, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। बताइए, आप आस्तिक हैं या नास्तिक? सर मैं ऐसा तो पूजा ज़्यादा नहीं करता हूँ, बट मैं किसी पॉजिटिव एनर्जी को भरोसा करता हूँ। अच्छा, किसी की रचना है कि मैं नास्तिक क्यों हूँ? किसकी रचना है? किसने लिखा है? इस बारे में आपके व्यक्तित्व का कुछ लिमिटेशन पक्ष भी होगा, कुछ सीमाएं होंगी, क्या है जो आप आकलन करते हैं या सुधारना चाहते हैं? सर जितना तक मुझे लगता है हर इंसान में तो लिमिटेशंस होती है। मुझे लगता है कि मैं कहीं कुछ गलत चीज़ में मतलब बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा निगेटिव लगता है। देश में भी क्या गलत हो रहा है जो आप बर्दाश्त नहीं कर पाते? सर अभी देखा जाए तो बेरोजगारी की समस्या तो बहुत ही ज़्यादा है और हम जैसे युवाओं के लिए तो बेरोजगारी की समस्या है। तो मुझे लगता है थोड़ा ये सरकार की तरफ से निराशावादी थोड़ा रवैया है। तो आपका कोई सुझाव इसको दूर करने का? सर जितनी भी जो भी एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी है, रिक्रूटिंग एजेंसी है, तो उन्हें थोड़ा स्ट्रीमलाइन अच्छे से करना चाहिए और तेज़ी से एग्ज़ाम कंडक्ट कराने चाहिए। जैसे एक संस्था यूपीएससी है, वो बहुत ही टाइमली एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। उसके अलावा जो तो सरकार जो आत्मनिर्भर योजना चला रही है वो क्या है? लोग आत्मनिर्भर हों, इसका क्या मतलब है?
सर आत्मनिर्भर के लिए सरकार वेज मतलब ये वेज नहीं सॉरी समझ से हाइड्रोजन एनर्जी को फ्यूचर एनर्जी माना जा रहा है, जबकि इंडिया का जोर जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस पे है। तो आपकी नज़र में किसका भविष्य ज़्यादा उज्जवल है? सर मेरी समझ से सोलर एनर्जी का भविष्य ज़्यादा उज्जवल है, और क्योंकि जो हाइड्रोजन एनर्जी है वो उतनी मतलब यूजेबल नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन को निकालने के लिए भी हमें कुछ एनर्जी लगानी पड़ती है। तो हमारे पास वैसे अभी टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम हाइड्रोजन एनर्जी को अच्छे से एक्सट्रैक्ट कर पाएँ और प्रॉफिटेबल तरीके से एक्सट्रैक्ट कर पाएँ। और सोलर एनर्जी जो है, क्योंकि भारत ट्रॉपिकल इलाका में पड़ता है, तो उस तरह से देखा जाए तो भारत के स्तर पे सोलर एनर्जी बहुत ही अच्छे। जो मोदी सरकार ने टारगेट को रेज किया, पहले 175 गीगावाट था, अब कितना किया गया? सर मैं रिकॉर्ड करता हूँ। ओके, थैंक यू। कोई पूछना चाहते हो अपनी तरफ से? सर जैसे आपने एक बार कुछ चीज़ें जो आपने बोला उसका फैक्चुअली मैं करेक्ट कर देता हूँ। जैसे आपने बोला 6 प्रिंसिपल विंग हैं इसके यूनाइटेड नेशन के, वो 2005 तक थे। ट्रस्टीशिप काउंसिल वाज एबॉलिश्ड इन 2005। सो अब उसके प्रिंसिपल विंग 5 है, ना कि 6। ओके सर। और सर मुझे लगा कि वो रिलीजन वाले में फंस गया। अब बोलते बोलते मैं मुस्लिम का बोल दिया, पर जब तक मैं करेक्ट कर पाता सर ने क्रॉस क्वेश्चन पूछ दिया। अच्छा, कोई बात नहीं। मुझे उसका एक्सप्लेनेशन पता था कि जैसे कि बिहार स्टेट में अगर देखा जाए तो जनरल की जो टीएफआर है वो सदर्न स्टेट्स के मुस्लिम टीएफआर से भी ज़्यादा है। मैं पूरा करेक्ट नहीं कर पाया, कुछ क्वेश्चन के फ्लो में मैं बोलता चला गया, मुझे वो नहीं बोलना चाहिए। और इसका एक कारण इनसिक्योरिटी भी होती है। जैसे हेल्थ पैरामीटर जहाँ कमजोर होते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी जहाँ ज़्यादा होगी, तो वहाँ पे पेरेंट्स ज़्यादा बच्चे के लिए जाते हैं क्योंकि उनका सिक्योरिटी नहीं है। तो जहाँ हेल्थ पैरामीटर्स, आप जैसे चाइना 1 चाइल्ड नॉर्म से अब इनकरेज कर रहे हैं कि 2 चाइल्ड 3 चाइल्ड की आए, क्योंकि एजिंग हो रही है, एजिंग का प्रॉब्लम। और आप सिविल सर्वेंट्स और ब्यूरोक्रेट्स का अंतर नहीं बता पाए, ऐसा क्यों? सच में नहीं पता था। अच्छा, higher grades of bureaucrats are called civil servants. Bureau means office, cracy means rule of office. और higher grades of bureaucrats are civil servants. Example के लिए SSC वाले bureaucrats तो हैं, civil servant नहीं। इतना समझ लो। और इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी का BE और BTech आपने किया हुआ है, दोनों ही अप्लाइड पार्ट है। Either इस BE और BTech, all sciences are not included in BE and BTech, only applied part that is useful, that serves the utility, that is part of that is tech और engineering। सरकार के बारे में थोड़ा निगेटिव ऐसा नहीं बोलिए, मतलब इसको मान के चलिए कि हर सरकार की कुछ सीमाएं होती हैं। कोई सरकार है, कोई भगवान नहीं कि सब कुछ सरकार ही कर देगी, जनता को भी बहुत सी चीज करनी पड़ेगी। नहीं तो ऐसा सरकार के प्रति इतना निगेटिव नहीं रखना है, ज्यादा ब्लेम सरकार पर नहीं डालना है। उसको लैंग्वेज थोड़ा माइल्ड कर सकते थे आप। एजुकेशन बढ़िया हो, ऐसा बोलते, एजुकेशन अच्छा हो, उसमें स्किल डेवलपमेंट की बात हो, जो प्रॉपर नहीं हो रहा है। तो मान लीजिए बीटेक में ही अगर आप बढ़िया एजुकेशन वहाँ मिलता तो शायद आप इस दिशा में ना आते, है ना। पढ़ाई होती नहीं है, स्किल होता नहीं है, तो इससे वैसे ही जो ग्रेजुएट बच्चा है तो ऐसे ही ग्रेजुएट है ना। बहुत सारे लोग ITI पास किए हुए हैं, जिनको अच्छा स्किल हो, नौकरी नहीं करेंगे। अच्छा स्किल 7 साल में तो आपका प्रमोशन इतना अच्छा हो जाएगा कि आप क्यों जाएंगे इसमें, है ना। लेकिन ओवरऑल ठीक है, आप ठीक है, बढ़िया। हाँ, इस बार आपकी बेरोजगारी लूज करने की जरूरत नहीं, बढ़िया, लेकिन थोड़ा सा और तैयार कर लीजिए। अच्छी पर्सनैलिटी है और ठीक है। हाँ, थैंक यू।